ब्रैग्स लॉ को प्रूव करने के बाद आज हम लोग NaCl क्रिस्टल को यूज करके किस तरह से हम लोग ब्रैग्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ फॉर NaCl क्रिस्टल, तो चलिए देखेंगे कि NaCl क्रिस्टल होता क्या है। अगर हम NaCl क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा NaCl क्रिस्टल है वो हमारा क्यूबिक होगा और एंड एवरी एलिमेंट्री क्यूब हैज 8 मतलब कि 8 आयन्स होगा, ठीक ना। अब हर एक क्यूब के पास 8 आयन होगा। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, जैसे कि एक हमारा क्रिस्टल लैटिस का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो पूरा हम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें से एक छोटा सा क्यूब हम काट के निकालेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो हमारा क्यूब होगा, इस क्यूब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा क्यूब है, ठीक है। ये जो क्यूब है, इस छोटे से क्यूब के बारे में बात करेंगे। इस क्यूब पे जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो हमारा Na है, और ये जो आपका ग्रे कलर का दिख रहा है ये हमारा Cl है। तो यहां पे एक क्यूब में आपको दिख रहा होगा कि 4 Na है और 4 Cl है, जो कि क्लियरली दिख रहा होगा। लेकिन हर एक क्यूब के साथ ये क्यूब का जो ये Cl है इस क्यूब के साथ भी शेयर हो रहा है, और ये Cl जो है इस क्यूब के साथ भी शेयर हो रहा है। यहाँ पे एक क्यूब है और यहाँ पे एक क्यूब है, पहला क्यूब और ये दूसरा क्यूब दिख रहा है आपको। तो ये जो हमारा Cl है ये दोनों क्यूब के साथ शेयर हो रहा है। अगर इस हम Na का बात करें, मतलब कि सोडियम का बात करें, तो जो हमारा सोडियम है वो हमारा इसके आगे एक और क्यूब होगा। यहाँ पे अगर एक क्यूब है तो इसके आगे भी एक और क्यूब होगा, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, होगा तो जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये Na भी हमारा 2 किसी ना किसी क्यूब के साथ शेयर हो रहा होगा, मतलब कि हर एक आयन हमारा 2 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, मतलब कि एक आयन 2 क्यूब में है, ठीक है। ये आपको क्लियरली यहां पे अच्छे से ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे का कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगा कि आपको यहां पे आपको लगेगा कि अचानक से हम 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। मतलब कि हर एक आयन 2 क्यूब में शेयर हो रहा है, मतलब कि एक आयन 2 क्यूब में है। तो एक क्यूब का अगर हमको मास निकालना हो तो उस केस में हर एक जो आयन है वो हमारा हर एक आयन का मास का आधा हो जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे, मतलब m/2 लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक क्यूब में जो हर एक आयन का मास है वो आधा ही शेयर हुआ है। क्यों आधा शेयर हुआ है? क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो है ये इसके साथ भी शेयर कर रहा है और इसके साथ भी शेयर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम क्या बताएं, किसी भी NaCl क्रिस्टल में 8 आयन्स होगा। क्रिस्टल का जो एक क्यूब होगा उसमें 8 आयन होगा। 8 आयन में 4 Na होगा और 4 Cl होगा। 4 Na और 4 Cl, उसमें से हर एक आयन, या तो आप Na यानी कि सोडियम का बात करें या फिर क्लोराइड Cl का बात करें, हर एक आयन जो होगा वो हमारा 2 क्यूब के साथ शेयर करेगा। जैसे कि यहां पे Cl का हमने एग्जांपल दिया, ठीक उसी प्रकार अगर हम यहां Na का एग्जांपल लेते हैं तो ये भी हमारा 2 क्यूब के साथ शेयर करेगा, ठीक है ना। यहां पे 2 के साथ 4 भी शेयर कर सकता है, लेकिन यहां पे फिलहाल हम 2 के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा आयन है 2 के साथ शेयर कर रहा होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और यहां पे एक पार्टिकुलर क्यूब को ऑब्जर्व करने की बात करें तो यहां पे पिंक कलर का जो आपको हाईलाइट किया गया क्यूब है वो आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। वो हमारा एक यूनिट सेल है, यानी कि एक पार्टिकुलर क्यूब है हमारा NaCl क्रिस्टल का। NaCl क्रिस्टल का एक पार्टिकुलर क्यूब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जहां पे रेड हमारा Na को बता रहा है और जो हमारा ग्रे है वो Cl को बता रहा है, ठीक है। अब यहां पे मास ऑफ एलिमेंट्री क्यूब का बात करेंगे तो m/2 करना पड़ेगा। क्या करना करेंगे हम लोग? m/2। और साथ ही m क्या है हमारा? जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl है उसको हम लोग m बोल दिए, क्लियरली दिख रहा है। और जो हमारा n है वो एवोगाड्रोस नंबर है, और मास का आधा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक आयन हमारा 2 क्यूब के साथ शेयर कर रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा है कि ये हमारा जो आयन है इस क्यूब के साथ भी शेयर कर रहा है और इसके साथ भी शेयर कर रहा है, जिस कारण से मास को हम लोग डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिए और हमारा जो n आया है वो हमारा एवोगाड्रोस नंबर है। अब एवोगाड्रोस नंबर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो
जो एक मोल का बात करेंगे तो एक मोल में हमारा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर आयंस होते हैं, ठीक है ना। अगर एवोगाड्रोस नंबर के बराबर आयंस हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl है उसको हम डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो एक सेल का हमारा मॉलिक्यूलर मतलब कि मास निकल जाएगा। एक सेल यानी कि क्यूब का मास निकल जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसका नाम भी लिखा गया मास ऑफ एलिमेंट्री क्यूब। मास ऑफ एलिमेंट्री क्यूब निकालने के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट था, मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड किए। क्यों 2 से डिवाइड किए? क्योंकि हर एक आयन 2 क्यूब के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, और साथ ही साथ एवोगाड्रोस नंबर से भी डिवाइड कर दिए ताकि हमारा एक क्यूब का मास निकल सके। तो मास ऑफ एलिमेंट्री क्यूब के बारे में जैसे ही बात की हम लोग, तो मास ऑफ एलिमेंट्री क्यूब जो है वो हमारा m = 23 + 35.5 लिख दिए। अब 23 किसका मॉलिक्यूलर मास होता है? Na का, मतलब कि अगर हम Na के बारे में बात करें यानी कि सोडियम, उसका मॉलिक्यूलर वेट 23 ग्राम होता है। कितना होता है? 23 ग्राम। उसको केजी में बदलने के लिए देखो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 35.5 हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है Cl का यानी कि क्लोराइड का, तो उसका 35.5 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए हैं। अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई किया गया इससे भी इसलिए कॉमन निकाल के बाहर रखा गया है। ये तो क्लियरली समझ रहे हो यार, बीएससी में पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होगा। इसके बाद 2 × 6.02 3 × 10⁻23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए। अब ये हमारा मास ऑफ क्यूब निकल गया। यहां पे 10⁻³ है, ये नीचे जाएगा तो हमारा 10⁻26 हो जाएगा, वो भी देखेंगे आगे। लेकिन एज ईच साइड ऑफ एलिमेंट्री क्यूब इज इक्वल टू d, मतलब कि यहां पे अगर हम बात करें, ये जो ईच साइड है, ये जो साइड दिख रहा है, इस साइड का जो वैल्यू है ये हमारा d है। क्या है? ये हमारा d। ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये साइड का वैल्यू हमारा d है। यहां से आप d लिखें, यहां से लिखें d, या फिर आप इस जगह से d लिखें। हर एक जगह का वैल्यू क्या है? d है, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का हर एक एज यानी कि साइड हमारा d है। ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। अगर हमारा क्यूब का हर एक साइड d है तो उस क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? d³, क्योंकि हमारा जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो हमारा साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना। ये हमको पता है, बचपन में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो d हमारा अगर साइड है तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री क्यूब d³ हो जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम निकालने के बारे में बात करते हैं तो मास बाय डेंसिटी हमारा वॉल्यूम होता है। अब बोलोगे ये क्या फंडा है? देखो, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी कर दिए। ये डेंसिटी इधर जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार वॉल्यूम जो यहां पे है उस केस में हम लोग क्या किए हैं? मास बाय डेंसिटी कर दिए, ठीक है। अब अगर हम मास का बात करें तो किसका मास? मास ऑफ क्यूब, ठीक है ना। जो एलिमेंट्री क्यूब था उसका मास का बात करेंगे। डेंसिटी किसका? NaCl, जो हमारा नमक है NaCl, उसका डेंसिटी यहां पे हम लोग लिखेंगे। अब इसका डेंसिटी कितना होता है आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां पे डेंसिटी ऑफ NaCl जो होता है वो होता है 2.17 × 10⁻³ kg/m³। इसको हम SI यूनिट में लिख लिए हैं। अब SI यूनिट में लिखने से क्या होता है? SI यूनिट में लिखने से ये होगा आपका कि आपका कैलकुलेशन जो है वो भी SI यूनिट में आएगा, तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम जो है वो हमारा d³ का जो वैल्यू था उसको हम मास का ये पूरा कंप्लीट वैल्यू था, आपको दिखा, ठीक है। ये यहां से यहां तक ये मास पूरा हम लोग ये सब बैठा दिए हैं। अब यहां पे क्या है? ये हमारा जो मास था इसको यहां पे पुट किए और यहां पे डेंसिटी को अलग से डिवाइड कर दिए। अब ये मास कहां से आया? देखो, ये हमारा मास का वैल्यू था। ये जो कंप्लीट मास का वैल्यू था जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए हुए थे, इसको यहां से उठा करके इस जगह पे मास का वैल्यू को पुट कर दिए और ये जो डेंसिटी है इस पूरे मास को इस डेंसिटी से डिवाइड कर दिए, ठीक है। कैलकुलेशन क्लियर है। और ये डेंसिटी ये वाला है, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, तो दिस होल इज मास एंड दिस इज डेंसिटी। यहां पे 10⁻³ जो है नीचे जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 26, जो कि दिख रहा है। ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26। क्लियर है। अब इसको जब कैलकुलेट किया गया और यहां देखो, यहां d³ था ना, ये d का वैल्यू निकालेंगे तो इस साइड आएगा तो ये हमारा पावर 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पावर 1/3।
ठीक है ना। अब क्या है, d का वैल्यू जो पावर 1/3 हुआ है, इसके बाद जो हमारा d का वैल्यू आएगा वो हमारा 2.82 इंटू 10⁻10 मीटर आया। ये d का वैल्यू आया है, इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो वो हमारा 2.82 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी एक क्यूब का जो एज है उसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। किसी भी क्यूब का जो एज होगा, अगर हमारा पूरा ही स्ट्रक्चर क्यूबिकल है, तो अगर हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करें या फिर क्यूब एज की बात करें, दोनों तो सेम ही हुआ ना, समझ रहे हैं। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू भी हमारा डी ही है, ठीक है ना, इसीलिए हमने डी माना। अब एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना। इसी अब इतना सारा जो स्टडी किया ना, ये हम लोग NaCl पे स्टडी किए हैं। किस पे स्टडी किए हैं? NaCl पे स्टडी किया गया है। अब ये जो NaCl पे स्टडी किया गया है, इतना सारा जो स्टडी किया गया है, ये सारा हमारा NaCl पे स्टडी किया गया है, ठीक है। अब ये जो NaCl पे स्टडी किया गया है, इसको समझना है बड़ा ध्यान से, ठीक है। अब NaCl पे स्टडी करने का बेनिफिट क्या हुआ कि यहां तक का कैलकुलेशन आपको क्लियर है, लेकिन इसके बाद की बात करें तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया इस NaCl पे, वो क्या था कि एक्सरे को इस NaCl से पास कराया गया, एक स्कैटर कराया गया, और स्कैटर करने के बाद जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिला, वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे और थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा गया, उसका जो ग्लांसिंग एंगल था, आपको पता होगा ब्रैग्स लॉ जब आपने पढ़ा ना, तो क्रिस्टल प्लेन के साथ जो इंसिडेंट एंगल एक्सरे बनाता है, उस एंगल को हम लोग ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। तो ये जो एंगल फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए होगा वो θ1 है, जिसका वैल्यू ऑब्जर्व किया गया 11.8, और सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो हमारा ग्लांसिंग एंगल का वैल्यू है वो ऑब्जर्व किया गया 23.5, और जो थर्ड यानी कि थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन की बात करें, उसका जो ग्लांसिंग एंगल है उसका वैल्यू पाया गया 36 डिग्री, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहां पे क्या है, इस ऑर्डर का, इसका जो ग्लांसिंग एंगल जो हमारा कैलकुलेट होकर, मतलब ऑब्जर्व किए, इसी ग्लांसिंग एंगल को यूज करके हम लोग ब्रैग्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब यहां पे चेक करेंगे कि ब्रैग्स लॉ में अगर NaCl का जो हमारा d का वैल्यू है वो पुट करने पे, जो कि हम लोग कैलकुलेट किए अभी, और जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो एंगल ऑब्जर्व किए उसका वैल्यू बैठाने से क्या हमारा जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ हर एक जगह सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा एक्सरे का एक्चुअल वेवलेंथ होता है वो कैलकुलेट होकर के आ रहा है कि नहीं। अगर एक्चुअल वेवलेंथ आ गया जो कि हमारा 1.12 होता है, ठीक है ना, वो अगर आ गया तो सीधा सीधी समझ लो कि ब्रैग्स लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगर हमारा ब्रैग्स लॉ के बारे में बात करें तो ब्रैग्स लॉ का डेरिवेशन तो किए ही हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है, और डिफ्रैक्शन भी तो मल्टीपल इंटरफेरेंस है ना, इसीलिए यहां पे हम लोग n लैम्डा जो लिए हैं वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था, और जो d था वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग था, थीटा हमारा ग्लांसिंग एंगल था। यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्लांसिंग एंगल का वैल्यू पता है, n का वैल्यू 1 होगा यानी कि ऑर्डर 1 है, तो कैलकुलेट किया गया लैम्डा का वैल्यू, तो ये हमारा 1.12 इज इक्वल टू 1.12 एंगस्ट्रॉम, जो कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होता है, और ये कैलकुलेट होकर के आ गया। ये फर्स्ट ऑर्डर पे आया, तो हो सकता है तुक्का मिल जाए भैया कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे तुक्का से 1.12 आ गया। तो चलो सेकंड ऑर्डर पे चेक करते हैं। तो जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर पे जब θ2 का वैल्यू ऑब्जर्व किया गया वो 23.5 था, और n का वैल्यू 2 होगा, सेकंड ऑर्डर है बोल के फिर लगाएंगे ब्रैग्स लॉ, 2 लैम्डा 2d, यहां पे 2 जाएगा चांद पे, गया चांद पे, और यहां पे साइन 23.5 का वैल्यू पुट करने पे जो लैम्डा का वैल्यू आएगा फिर से 1.12 एंगस्ट्रॉम। फिर से हमारा जो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है फिर आ गया, दूसरा वाला में भी। चलो दूसरा जब ऑब्जर्व कर ही लिए हैं तो तीसरा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम तीसरा के बारे में बात करेंगे तो जो थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा गया वो n इक्वल टू जो 3 ऑब्जर्व किया गया वो थीटा वैल्यू था 36 डिग्री, और इस वैल्यू को जैसे ही पुट किया गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2d
साइन 36 3 लैम्डा यानी कि थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन था, n का वैल्यू 3, ठीक है। और इस केस में जब लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो फिर से वही हमारा वेवलेंथ का वैल्यू आया जो एक्सरे का एक्चुअल वेवलेंथ होता है विच इज 1.12 एंगस्ट्रॉम। इससे हम लोग को यह पता चला कि तीनों केस में जो हमारा वेवलेंथ है उसका वैल्यू सेम आया है जो कि हमारा एक्सरे का वेवलेंथ है, जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि ये जो डिफ्रैक्शन फ्रॉम NaCl क्रिस्टल जो है वो वेरीफाई कर रहा है हमारा ब्रैग्स लॉ को। तो NaCl क्रिस्टल से किस तरह से हम लोगों ने ब्रैग्स लॉ को वेरीफाई किया वो हम लोगों ने क्लियरली देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे एक सवाल के बारे में, ठीक है, जो कि ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड है। ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड जो सवाल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे सवाल में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सवाल कहता है कि द स्पेसिंग बिटवीन द सक्सेसिव 100 plane in NaCl is 2.82 angstrom or X-ray is incident on the surface of the crystal is found to give rise to a first order Bragg's reflection at glancing angle 8.8, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है वो देख लो, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब एक्सरे का वेवलेंथ इस पार्टिकुलर, अब देखो हमेशा एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो जरूरी नहीं कि 1.12 ही आए, वो अलग भी आ सकता है क्योंकि एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है एक पार्टिकुलर रेंज में है। पिछले केस में तीनों सेम आया था जो कि आप लोगों ने देखा। सेम आने का मतलब ही है कि हमारा ब्रैग्स लॉ वेरीफाई हो रहा है, हर एक केस में एक ही तरह का एक्सरे यूज किया गया है, ठीक है। इसलिए तीनों केस में हमारा लैम्डा का वैल्यू सेम आया है। तो सेम वैल्यू का मतलब है कि हमारा वो एक्सरे का ही हमारा वेवलेंथ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे स्पेसिंग हमारा 100 है, ठीक है। अब यहां पे गिवन के बारे में बात करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां पे जो गिवन है हमारा, यहां पे सबसे पहला चीज जो दिया हुआ है NaCl का जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग है यानी कि D का जो वैल्यू दिया हुआ है विच इज 2.82 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो 2.82 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक है। अब बोला है कि एक्स-रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल इज फाउंड टू गिव राइज टू फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन। मतलब कि यहां पे जो ऑर्डर है वो पहला है यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 1 और यहां पे जो ग्लांसिंग एंगल है वो हमारा 8.8 है, तो यहाँ पे 8.8 डिग्री लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे साइन 8.8 डिग्री आएगा विच इज 0.153, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियरली हम यहाँ पे बता दिए। अब इतना डेटा गिवन है तो ब्रैग्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ब्रैग्स लॉ होता है हमारा 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू होता है हमारा और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे वो एक बार हम लोग देखते हैं। 2 है, D का वैल्यू है हमारे पास 2.82 इंटू 10⁻⁻10 मीटर विच इज इंटू साइन का वैल्यू है 0.153 इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 है तो सिर्फ लैम्डा हो जाएगा। तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको जब कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2.82 इंटू 0.153 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा विच इज 0.863 एंगस्ट्रॉम। ये जो हमारा वैल्यू आया है वेवलेंथ का, ये हमारा एक्स-रे का वेवलेंथ निकल गया जो कि आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये तो हमारा कैलकुलेट किया गया वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे। इस सवाल के अनुसार अगला सवाल कहता है कि कैलकुलेट द ग्लांसिंग एंगल ऑन द क्यूब फेस, मतलब कि जो आपका HKL का वैल्यू है वो 100 दिया हुआ है ऑफ अ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल, ठीक है। A का वैल्यू दिया हुआ है इतना, करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ
0.710 एंगस्ट्रॉम। एक्सरे का इस केस में वेवलेंथ 0.7, बोले ना कि एक्सरे का एक रेंज होता है, कौन सा रेंज का आप वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जैक्टली हमारा 1.12 ही होता है, वहां पे 1.12 वाला हमारा वेवलेंथ यूज हुआ, इसीलिए तीनों जगह हमारा 1.12 एंगस्ट्रॉम आया। इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर के आए। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस केस में हमारा सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, यानी कि n का वैल्यू तो 2 होना है, क्योंकि यहां पर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन का बात किया गया। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो 0.710 एंगस्ट्रॉम होना है, ये हमको पता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे जो हमारा d है, जिसको हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, वो हमारा a के फॉर्म में दिया हुआ है। तो भले a के फॉर्म में दे, उसको हम यहां पे d के फॉर्म में ही लिखेंगे। a हमारा कुछ और नहीं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ही है, तो जिसका वैल्यू है 2.814 एंगस्ट्रॉम। अब जहां जहां एंगस्ट्रॉम है वहां पे 0.710 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे, और यहां भी 2.814 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब d का वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना क्या है कि यहां पे ग्लांसिंग एंगल निकालना है। अब इस पार्टिकुलर केस में जो ग्लांसिंग एंगल होगा उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या यूज करना है, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो यहां पे 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2.814 इंटू 10⁻⁻10 इंटू साइन थीटा, क्योंकि यही थीटा तो हमको निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू n का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा 0.710 इंटू 10⁻⁻10। यहां से अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.710 इंटू 10⁻⁻10 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.814 इंटू 10⁻⁻10। ये 10⁻⁻10 10⁻⁻10 कैंसिल, 2 कैंसिल, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.2523 आएगा। तो देयरफॉर यहां पे जब हम लोग साइन इनवर्स 0.2523 करेंगे तो इस केस में जो थीटा का वैल्यू आना है वो हमारा 14.6 डिग्री होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, आपका प्रिपरेशन बूस्ट होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।